Hello students, welcome back to my YouTube channel. In previous lectures we talk about nutrition in human being. Today I am going to start a new topic of this chapter 5.3 respiration. So start करते हैं. यहाँ पे एक्टिविटी 5.4 दे रखी है बेटा और 5.5 दे रखी है. पहले इसको स्टडी कर लेते हैं. सो टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब. यानी कि हमें क्या करना है, एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर को टेस्ट ट्यूब में रखना है. ठीक है. नाउ ब्लो एयर थ्रू दिस लाइम वाटर. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एयर को ब्लो करेंगे. ठीक है, किसी ग्लास पाइप के थ्रू, ग्लास रॉड के थ्रू हम इसमें क्या करेंगे, एयर को पास करेंगे. सो नोट हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द टाइम वाटर टू टर्न मिल्की. यानी कि अब यहाँ पे नोट करो आप कि इसने, इस सॉल्यूशन ने, जो लाइम वाटर का सॉल्यूशन था उसमें हमने जैसे ही एयर पास करी अपने माउथ से, तो फिर उसको कितना टाइम लगा मिल्की होने में. ठीक है, यहाँ पर आप नोट करेंगे टाइम. सो यूज अ सिरिंज और पिचकारी टू पास एयर थ्रू सम फ्रेश लाइम वाटर टेकन इन अनदर टेस्ट ट्यूब. यहाँ पे फिगर 5.7 में दे रखा है आपको. दो टेस्ट ट्यूब ले रखे हैं. एक में आपने क्या करा था, लाइम वाटर को अपनी माउथ की एयर से उसमें एयर पास करी थी और उसको टाइम देखा था कि कितना जल्दी वो टर्न होता है मिल्की में. दूसरी यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब और है जिसमें हमने क्या करना है, लाइम वाटर को डालना है और एक हमने क्या करना है, पिचकारी की हेल्प से उसमें रबर से हम उसको पूरा कवर कर लेंगे, रबर कॉर्क से. उसके बाद हम उसमें पिचकारी से क्या करेंगे, एयर पास करेंगे. अब इसका भी टाइम हम नोट करेंगे कि ये कितनी देर में मिल्की टर्न होता है. ठीक है. व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर दैट वी ब्रीथ आउट. अब ये हमें क्या बताता है कि कितना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड था जो क्या कहते हैं, हमने ब्रीथ आउट किया. ठीक है. यहाँ पे हम लोग जो हमारा लाइम वाटर है उसका क्या होता है, Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, लाइम वाटर. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, लाइम वाटर. अब यहाँ पे हम यहाँ पे जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या करेंगे, लाइम वाटर में, ये लाइम वाटर हो गया हमारा. अब इसमें क्या करेंगे, हम CO2 गैस को डालेंगे. तो ये क्या बनाएगा बेटा हमारा, ये क्या प्रिपेयर करेगा आपका, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस आपका क्या करेगा, H2. ठीक है. ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या है बेटा, एक वाइट प्रेसिपिटेट है. क्या है, वाइट प्रेसिपिटेट. जो क्या करेगा, यही है जो क्या करेगा, आपका लाइम वाटर को मिल्की कलर देगा. ठीक है. तो यहाँ पे ऐसा हुआ क्यों, देखिए, जब हमने माउथ से एयर को पास किया, यानी कि हम लोगों ने क्या किया था, इनहेल और एक्सहेल करते हैं ना हम लोग. जब इनहेलिंग करते हैं यानी कि सांस लेते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, CO2 का अमाउंट कितना जाता है इन्वायरमेंट से, 0.03%. और ऑक्सीजन कितनी जाती है, 21%. ठीक है. लेकिन जब हम एक्सहेल करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, CO2 का अमाउंट कितना हो जाता है बेटा, 4%. यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, CO2 को क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं और 16% हम O2 को क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सहेल करते हैं. तो यहाँ यानी कि हमने जब एक्सहेल किया तो हमारा अमाउंट किस वाली टेस्ट ट्यूब में ज़्यादा था, इस वाली टेस्ट ट्यूब में ज़्यादा था. यानी कि हमने कितना एक्सहेल किया था, यहाँ पे 4%. किसको, CO2 को. ठीक है. यानी कि CO2 कितना एक्सहेल किया था यहाँ पे, 4%. जबकि इस वाले में इन्वायरमेंट से हमने कितना परसेंट ऑफ CO2 को लिया था, 0.03%. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा कि जो पहले मिल्की कलर कौन देगा, ये वाली टेस्ट ट्यूब, बी वाली टेस्ट ट्यूब, ये जल्दी देगी और ये थोड़ा लेट लगाएगी क्योंकि इसमें जो CO2 का अमाउंट है वो क्या है, कम है. ठीक है. और यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा है. ठीक है. तो ये थी एक्टिविटी 5.4. अब एक्टिविटी 5.5 में जाते हैं हम लोग. टेक सम फ्रूट जूस और शुगर सोल्यूशन एंड ऐड सम यीस्ट टू दिस. टेक दिस मिक्सचर इन अ टेस्ट ट्यूब फिटेड विद अ 1 होल कॉर्क. यानी कि यहाँ पे क्या करना है, हमने थोड़ा फ्रूट जूस को लेना है या फिर शुगर सोल्यूशन को लेना है और उसमें क्या करना है, यीस्ट को ऐड कर देना है. ठीक है.
अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इस मिक्सचर को हम लोग क्या कर देंगे, टेस्ट ट्यूब में ही हमने ये मिक्सचर को रखा हुआ था, अब इसमें एक टेस्ट ट्यूब को फिट कर देंगे विद वन होल्डेड कॉर्क, यानी कि एक ऐसा होना चाहिए, ऐसी कॉर्क होना चाहिए जिसमें कि हम क्या करें, एक ग्लास जो ट्यूब होती है उसको भी हम डाल पाएँ, ठीक है। तो वन होल्डेड कॉर्क जो रखनी है हमने यहाँ पे, फिट द कॉर्क विद अ बेंट ग्लास ट्यूब, डिप द फ्री एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब इनटू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। यानी कि अब हमने ये क्या करनी है, इस कॉर्क में क्या करना है, एक बेंट ग्लास ट्यूब को क्या करना है, फिट करना है, और उसको उसका जो फ्री एंड है, एक एंड तो हमने किस में डाल दिया, कॉर्क में डाल दिया, दूसरा एंड जो फ्री एंड है वो ग्लास ट्यूब में डाल दिया, जिसमें हमने पहले से ही क्या करा था, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर को रखा था, कंटेन किया था, ठीक है। अब जैसे ही क्या होगा, देखो बेटा, व्हाट चेंजेस ऑब्जर्व इन द लाइम वाटर एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर दिस चेंज टू अकर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे रेस्पिरेशन हो रहा है। आपने जैसे ही शुगर सोल्यूशन में क्या करा, यीस्ट को डाला, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक फर्मेंटेशन की प्रोसेस हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या रिलीज हुआ आपका इथेनॉल, जिसको हम अल्कोहल भी कहते हैं, और प्लस हमारा क्या हुआ, CO2 रिलीज हुई, जिससे कि क्या होगा, हमारा जो लाइम वाटर का सोल्यूशन था वो क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन। तो ये क्या बताता है हमें, क्या प्रोडक्ट फर्मेंटेशन के रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने शुगर सोल्यूशन में क्या डाल दिया, आपका यीस्ट डाल दिया, जिनने रिएक्शन करी और हमें प्रोडक्ट क्या फॉर्म करे, इथेनॉल को फॉर्म किया, प्लस CO2 को फॉर्म किया, प्लस हमारा एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। तो ये सारे के सारे फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट्स थे। तो ये तो थी हमारी 5.5 की एक्टिविटी। अब हम आगे चैप्टर को डिस्कस करते हैं। So we have discussed nutrition in organism in the last section। हमने क्या कर लिया है, लास्ट सेक्शन में न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिजम्स में न्यूट्रिशन को हमने पढ़ लिया था। The food material taken in during the process of nutrition is used in cells to provide energy for various life processes। हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे कि जो हमारा फूड मटेरियल होता है वो हमारा किस न्यूट्रिशन की प्रोसेस में हम इसको लेते हैं, और यहाँ पे जो सेल्स होती हैं वो उस फूड का यूज़ करती हैं, और उससे फिर हमारे क्या होती है कि एनर्जी प्रोवाइड होती है, और जो एनर्जी जो प्रोवाइड होती है हमें वो वेरियस लाइफ प्रोसेसेस में यूज होती है, ठीक है। सो डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वेज। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है, डाइवर्सिटी ऑर्गेनिजम्स में है, तो वो अपने अलग अलग तरीकों से इसका यूज करते हैं। सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कंप्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, पूरे का पूरा ऑक्सीजन का यूज कर लेते हैं, उसको तोड़ देते हैं, ठीक है, ग्लूकोज को तोड़ देते हैं कंप्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और साथ ही साथ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सारी की सारी ऑक्सीजन यूज करके। और कुछ ऐसे होते हैं, सम यूज अदर पाथवे दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इस पाथवे में बिल्कुल भी और ऑक्सीजन का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इन ऑल केसेस द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल इनटू अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पायरुवेट। यानी कि जो पहला केस हमने बोला था जिसमें कि पूरी की पूरी ऑक्सीजन यूज हो रही थी, ग्लूकोज को कंप्लीटली तोड़ा जा रहा था, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वो यहाँ पे वाटर में, तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि हमारा जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। अभी यहाँ पे कितने कार्बन मॉलिक्यूल में टूटेगा, पहले आपके 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पायरुवेट बोलते हैं। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन दी साइटोप्लाज्म, और ये प्रोसेस कहाँ पे होगी, आपकी पूरी साइटोप्लाज्म में होगी। फर्दर द पायरुवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आगे क्या होगा, जो पायरुवेट है वो क्या हो जाएगा, अगर इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट भी हो सकता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये प्रोसेस कब होती है, जब हम यीस्ट में इसको टेक प्लेस करते हैं। यानी कि क्या होगा, अगर हमारा जो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूटेगा, वो कहाँ पे टूटेगा, आपका ब्रेक डाउन होगा साइटोप्लाज्म में, और क्या फॉर्म करेगा, आपका पायरुवेट फॉर्म करेगा। और जैसे ही पायरुवेट आपका कहाँ, यीस्ट में अगर ये रिएक्शन करनी है तो पायरुवेट क्या होगा, यीस्ट में जाएगा, तो क्या होगा, ये यहाँ पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म करेगा बेटा, आपका इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं, और इसमें क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, आपका इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी, ठीक है। सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर, यानी कि यहाँ पे क्या होगी, ऑक्सीजन की बिल्कुल भी नीड नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं चाहिए होगा हमको, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में यहाँ पे ये प्रोसेस होगी, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एनारोबिक प्रोसेस कहते हैं, ठीक है।
यानी कि फिर से मैं बता देती हूँ, जब क्या होता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होता है साइटोप्लाज्म में, तो पायरोवेट का फॉर्मेशन होता है। और पायरोवेट के फॉर्मेशन में फिर क्या होगा, जैसे ही ये यीस्ट में अगर इस प्रोसेस को टेक प्लेस किया जाता है तो यीस्ट में ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है ये प्रोसेस, ठीक है। ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये होगी तो यीस्ट में क्या बनेगा आपका, यीस्ट के थ्रू क्या बनेगा, ये इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ब्रेक डाउन ऑफ पायरोवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। This process breaks up the 3 carbon pyruvate molecule to give 3 molecule of carbon dioxide। यानी कि यहाँ पे क्या बोला गया कि जब क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा पायरोवेट का, जब यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज़ होगा और ये माइटोकॉन्ड्रिया में टेक प्लेस होगी प्रोसेस, तो यहाँ पे 3 कार्बन जो मॉलिक्यूल हमारा पायरोवेट मॉलिक्यूल था वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और यहाँ पे क्या बना देगा बेटा आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है। सो द अदर प्रोडक्ट इज वाटर सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। और ये किस में होगा, एयर की प्रेजेंस में होगा, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे क्या, एरोबिक रेस्पिरेशन। द रिलीज ऑफ एनर्जी इन द एरोबिक प्रोसेस इज लॉट ग्रेटर देन इन द एनारोबिक प्रोसेस। यानी कि यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो जो एरोबिक प्रोसेस से एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा एनारोबिक प्रोसेस से। यानी कि एनारोबिक प्रोसेस कौन सी प्रोसेस थी, जिसमें क्या होगा ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये प्रोसेस हो रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो एनर्जी होगी ज़्यादा रिलीज होगी एरोबिक प्रोसेस में। समटाइम्स व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल, lack of oxygen in our muscle cells, another pathway for the breakdown of pyruvate is taken। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि जब लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी होती है, तो यहाँ पे हमारी मसल सेल्स में क्या होती है, प्रोसेस होती है और यहाँ पे क्या होगा, जो पायरोवेट है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और उसके बाद ये क्या फॉर्मेशन करेगा बेटा, आपका लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी का, ठीक है। हेयर द पायरोवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड which is also a 3 carbon molecule. This built up of lactic acid in our muscles during sudden activity causes cramps। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हमें ऑक्सीजन की थोड़ी लैकनेस हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो ये वाली प्रोसेस क्या करेगी, आपकी मसल सेल्स में होगी और मसल सेल्स में क्या फॉर्मेशन होगा, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी का। अब आपने देखा होगा जब आप बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं, एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं, दौड़ लेते हैं, रनिंग कर लेते हैं, तो आपके क्या होता है, मसल्स में पेन होने लगता है। वो क्यों होता है बेटा, क्योंकि वहाँ पे आपको ऑक्सीजन की नीड ज़्यादा होती है लेकिन आपकी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं आ पाती है, जिसके कारण क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में ये वाली प्रोसेस होती है जो मसल्स में होती है और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है प्लस एनर्जी भी आपको प्रोवाइड हो जाती है आपकी फिजिकल एक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो ये लैक्टिक एसिड्स क्या हो जाता है, हमारी मसल्स में क्या हो जाता है, सबमिट हो जाता है, जिसके कारण कि हमें क्या होते हैं, क्रैम्प्स होने लगते हैं, हमें दर्द का फील होता है, ठीक है, दर्द होने लगता है। अब यहाँ पे एक ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज, यहाँ पे 5.8 एक डायग्राम दे रखा है बेटा, यहाँ पे इसको समझ लेते हैं। ये सेम है जो अभी हमने थियोरिटिकली पढ़ा, वो यहीं पे गिवन है। यहाँ पे देखिए क्या है, आपका 6 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लूकोज है, ये साइटोप्लाज्म में ये रिएक्शन हो रही है, ये प्रोसेस हो रही, तो ये पायरोवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में टूट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पायरोवेट क्या हो रहा है, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल में ग्लूकोज टूट रहा है, जिसको हम पायरोवेट बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी, अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी तो क्या होगा, ये यीस्ट में क्या होगी, यीस्ट में ये प्रोसेस होती है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या बनाता है, आपका इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी बनाता है, और ये यहाँ पे क्या है, इथेनॉल को हम एल्कोहल भी बोलते हैं। अब दूसरी यहाँ पे क्या हो रही है, जब हमारा क्या होता है बेटा, लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है, यानी कि ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है, जैसे हम फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा कर लेते हैं, तो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन होगा तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूटेगा और इसको पायरोवेट कहते हैं। अब यहाँ पे जब हमारी ऑक्सीजन की कमी होगी तो लैकनेस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा, मसल सेल में ये प्रोसेस होगी और क्या फॉर्मेशन होगा, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। और एनर्जी कितनी हो रही है यहाँ पे, 3 कार्बन मॉलिक्यूल की। उसके बाद हमारा क्या है, दूसरा प्रोसेस है यहाँ पे बेटा, क्या हो रहा है, जब पायरोवेट क्या होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में प्रोसेस करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये माइटोकॉन्ड्रिया में फॉर्म होगी ये प्रोसेस पूरी की पूरी, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी
का फॉर्मेशन होगा। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं यानी कि जब हम ब्रीथिंग करते हैं, इनहेल एक्सहेल को हम ब्रीथिंग कहते हैं, तो जब हमारी ये ऑक्सीजन अंदर जाती है और सेल्स में ये रिएक्शन परफॉर्म होती है ऑक्सीजन की हेल्प से, तो यहाँ पे क्या होता है, यही चीज़ होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है प्लस वाटर और एनर्जी। इसका यूज़ हम लोग करते हैं एक्सहेलिंग में कार्बन डाइऑक्साइड का, और ऑक्सीजन हमारी बॉडी सेल्स में यूज़ होती है। ठीक है, सो द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज्ड टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। यानी कि जो एनर्जी हमारी रिलीज हुई थी सेलुलर रेस्पिरेशन में, तो इसका यूज़ हम क्या करते हैं बेटा, इस मॉलिक्यूल का, इस रेस्पिरेशन में जो एनर्जी हमारी बनी थी उसका हम यूज़ करते हैं एटीपी मॉलिक्यूल के सिंथेसाइज में, यानी एटीपी को बनाने में, विच इज़ यूज्ड टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटीज़ इन द सेल्स। यानी कि ये एटीपी का जो हम यूज़ करते हैं वो एज अ फ्यूल की तरह हमारी बॉडी में यूज़ होता है। हमारी सेल्स की बॉडी की सेल्स में जितनी भी एक्टिविटी होती है उसमें ये क्या करता है, एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है एटीपी। इन दिस प्रोसेस एटीपी इज ब्रोकन डाउन गिविंग राइज टू अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी which can derive the endothermic reaction taking place in the cell। यानी कि जो ATP है वो broken down होगा और एक fixed amount of energy को देगा, जिसको हम क्या कहते हैं, जो कहाँ पे यूज़ होगा, आपकी बॉडी में एंडोथर्मिक रिएक्शंस में। पूरा का पूरा जितनी भी जो आपकी बॉडी सेल्स हैं वहाँ पे जितनी भी एंडोथर्मिक रिएक्शंस होगी उसमें ये एटीपी ब्रेक डाउन होके क्या करेगा, जो एनर्जी रिलीज करेगा उसका यूज़ यहाँ पे होगा। यानी कि एटीपी का ब्रोकन डाउन हुआ और इसने कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस किया, और जो आपकी सेल्स में एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो रही हैं वो यहाँ पे उसका यूज़ कर लिया। ठीक है, जो एनर्जी एटीपी के टूटने पे बनी। ठीक, अब यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शंस को मैं रिएक्शन को आपको बता देती हूँ क्या होता है बेटा। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, यहाँ पे जब ये एक केमिकल रिएक्शन होती है, जब यहाँ पे क्या करता है, कोई रिएक्टेंट एब्जॉर्ब कर लेता है हीट एनर्जी को अपने सराउंडिंग से, ठीक है, और कुछ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है। यानी कि आप देखो एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है, आप जैसे कि आप बर्फ़ लेंगे, गर्मियाँ हो रही हैं, आप आइस क्यूब्स लेंगे और उसको रख देंगे, तो उसके सराउंडिंग में क्या है, हीट है। उसके कारण क्या हो रहा है कि वो क्या हो रही है, हीट को एब्जॉर्ब कर रही है और मेल्ट हो रही है, उससे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है वाटर का दोबारा से। ठीक है, तो ये क्या है, आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और सेम काइंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी होती हैं। ये ऐसी केमिकल रिएक्शन होती हैं जिसमें रिएक्टेंट को क्या करता है, हीट दी जाती, ये रिएक्टेंट क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं। यानी हम इसको क्या करेंगे, फायर करेंगे लकड़ी को, तो वो क्या करेगी, एक हीट का प्रोडक्शन करेगी। ठीक है, यहाँ पे मोर टू नो एक चीज़ दे रखी है आपका एटीपी। ये क्या होता है, एटीपी की फुल फॉर्म होती है बेटा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेस। यानी कि जो एटीपी है वो क्या है, बहुत सारी सेलुलर प्रोसेसेस में एनर्जी करेंसी की तरह यूज होती है। ठीक है, the energy released during the process of respiration is used to make an ATP molecule from ADP and inorganic phosphate। यानी कि यहाँ पे क्या है, जो एनर्जी हमारी रिलीज्ड हुई थी हमारी रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू, तो यहाँ पे इसका एनर्जी को हमने यूज़ किया था एटीपी को बनाने के लिए, एटीपी मॉलिक्यूल को बनाने के लिए। किससे होता है ये, एडीपी से, एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के थ्रू। यानी कि जब हमने एनर्जी बनाई थी सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू, तो यहाँ पे हमने एडीपी प्लस आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को हमने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एनर्जी का यूज़ करते हुए आपका क्या फॉर्मेशन हुआ था, आपका एटीपी का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस इन द सेल देन यूज दिस एटीपी टू डराइव द रिएक्शंस। यानी कि एंडोथर्मिक प्रोसेसेस जितनी भी आपकी सेल्स में होती हैं उसमें क्या यूज़ होता है, आपका एटीपी का यूज़ होता है इन सारी रिएक्शंस में। व्हेन the terminal phosphate linkage in ATP is broken using water, the energy equivalent to is released। यानी कि 30.5 किलोजूल पर मोल। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हमारा टर्मिनल फॉस्फेट को फॉस्फेट लिंकेज करता है एटीपी से, तो यहाँ पे पानी के साथ इसका यूज़ किया जाता है। जब हम वाटर के साथ क्या करते हैं, टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को यूज़ करते हैं एटीपी में, तो ये क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी रिलीज़ करता है। कितनी एनर्जी रिलीज़ करता है, 30.5 किलोजूल पर मोल की एनर्जी को रिलीज़ करता है। थिंक हाउ अ बैटरी कैन प्रोवाइड एनर्जी फॉर मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ यूजेज। अब सोचो कि जो बैटरी है वो हमें एनर्जी कैसे डिफरेंट काइंड ऑफ के यूज़ के लिए हमें कैसे एनर्जी प्रोड्यूस
करती है। इट कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सो ऑन। ये कैसे, ये कौन कौन सी हो सकती है, आपकी मैकेनिकल भी हो सकती है, लाइट, इलेक्ट्रिकल, कुछ भी ये यहाँ पे एनर्जी हो सकती है। सिमिलरली एटीपी कैन बी यूज्ड इन दी cells for the contraction of muscles, protein synthesis, conduction of nervous impulses and many other activities। ATP का यूज यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा सेल्स में हो रहा है, जिसमें क्या क्या है, आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स में इसका यूज़ हो सकता है, प्रोटीन की सिंथेसिस में हो सकता है, कंडक्शन ऑफ नर्वस इम्पल्सेस में हो सकता है, और भी बहुत सारी आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, सेलुलर एक्टिविटीज़ है, उसमें इसका यूज़ होता है। किसका, आपका एटीपी का, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का। सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन, aerobic organisms need to ensure that there is sufficient intake of oxygen। यानी कि ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे है ये डिपेंड करता है आपका पूरा का पूरा ऑक्सीजन में, और जबकि जो एरोबिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या है, वो इंश्योर करते हैं आपकी सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन में। यानी कि जितने भी एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको बहुत सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। वी हैव सीन दैट प्लांट्स एक्सचेंज गैसेज थ्रू स्टोमेटा एंड द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस ensure that all cells are in contact with air। यानी कि हमने पहले ही पढ़ चुके हैं हम इस चीज़ को, और हमें ये भी पता है कि जो हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं वो प्लांट्स में किसके थ्रू होती हैं, स्टोमेटास के थ्रू होती हैं, और इनमें इंटरसेलुलर स्पेस की ज़रूरत होती है, जो आपकी सेल्स में सेल्स क्या करती हैं, कॉन्टेक्टेड होती हैं डायरेक्टली आपकी एयर से। ठीक है, जैसे कि लीव्स में हो गई, ये सारी की सारी स्पेसेस वहीं पर होती हैं जिसके थ्रू आपकी एयर क्या होगी, इनके थ्रू कॉन्टेक्ट करेगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन हेयर। अब यहाँ पे CO2 और ऑक्सीजन कैसे एक्सचेंज हो रही है, डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू। दे कैन गो इनटू सेल्स और अवे फ्रॉम देम एंड आउट इनटू द एयर। यानी कि ये क्या करती हैं, ये डिफ्यूजन की प्रोसेस को यहाँ पे प्ले करती हैं, और ये क्या करती हैं, ये सेल्स में जाएंगी और वहाँ से बाहर निकलेंगी एयर के थ्रू। ठीक है, the direction of diffusion depends upon the environmental conditions and the requirements of the plant। यानी कि ये पूरी की पूरी जो हमारी डिफ्यूज़न की डायरेक्शंस है वो डिपेंड करती है आपकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस कैसी हैं और उस प्लांट में कितनी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, किसकी, एयर की। एट नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग, CO2 एलिमिनेशन इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन। यानी कि रात के समय में क्या होता है, जब कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती है तो CO2 का एलिमिनेशन करते हैं, यानी कि CO2 को रिलीज करते हैं हमारे प्लांट्स। ठीक है, सो ड्यूरिंग द डे CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड फॉर अप फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी कि दिन के समय में क्या होता है, CO2 हम लोग जनरेट करते हैं, इस टाइम पे हम लोगों के थ्रू CO2 निकलती है और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ की जाती है ये CO2 प्लांट के थ्रू। ठीक है, हेंस देयर इज नो CO2 रिलीजेस, हेंस देयर इज नो CO2 रिलीज। यहाँ पे प्लांट क्या करते हैं, CO2 को रिलीज नहीं करते हैं इस टाइम पे, डे टाइम पे। इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीजेस इज द मेजर इवेंट एट दिस टाइम। यानी कि दिन के समय में सिर्फ और सिर्फ क्या निकलती है, आपकी ऑक्सीजन निकलती है प्लांट से। ठीक है, एनिमल हैव इवॉल्व डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड फॉर गेटिंग रिड ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। यानी कि जो एनिमल्स होते हैं उनके पास डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन्स होते हैं जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अपटेक करते हैं इन्वायरमेंट से, और क्या करते हैं, जो उससे जो प्रोडक्ट बना होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, उसको भी निकालते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, बट एनिमल्स दैट लिव इन वाटर नीड टू यूज द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। यानी कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या होते हैं बेटा, जो लैंड में रहते हैं वो क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से, लेकिन उनका क्या होते हैं, प्लांट जो आपके वाटर में रहते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स का क्या, जो वाटर में रहते हैं, तो वो क्या करते हैं बेटा, जो ऑक्सीजन आपके वाटर में डिजॉल्व होती है उसका यूज़ यहाँ पे ये करते हैं। सो 5.6 एक्टिविटी नाउ एक्टिविटी 5.6। तो यहाँ पे हम एक्टिविटी 5.6 को देखते हैं। ऑब्जर्व फिश इन एन एक्वेरियम, दे ओपन एंड क्लोज देयर माउथ्स एंड द गिल स्लिट्स
behind their eyes also open and close. Are the timing of the opening and closing of the mouth and gill slits coordinate in the same manner? तो यहाँ पे क्या है, आप ऑब्जर्व कीजिए फिश को एक्वेरियम में जो रखी है आपके पास, तो उसको ऑब्जर्व कीजिए और वो देखिए कि जो माउथ को ओपन और क्लोज करती है, क्या साथ ही साथ वो अपने गिल स्लिट्स को भी ओपन और क्लोज कर रही है, क्या दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? तो हाँ, ये कोऑर्डिनेट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपकी फिशेज होती हैं बेटा, उनके पास गिल्स होते हैं और वो क्या करती है, उन गिल्स का यूज करती है आपके ऑक्सीजन, डिजोल्व ऑक्सीजन, जो वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन है उसको लेने के लिए। यहाँ पे क्या करती है फिश, अपने मुंह से पानी को एक साथ अपने मुंह से पानी को लेती रहती है और वहाँ गिल्स तक पहुँचाती है। गिल्स क्या करते हैं, उसमें से जितनी भी ऑक्सीजन डिजोल्व होती है वो ब्लड में चली जाती है। ठीक है, ऐसे ये रेस्पिरेशन करते हैं। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट दे रखा है आपका, काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स द फिश ओपन्स एंड क्लोजेज इट्स माउथ इन अ मिनट। यानी कि नंबर को काउंट कीजिए कि फिश जो है वो कितने बार मुंह को खोलेगी बंद करेगी 1 मिनट में, और अपना आप ह्यूमन भी आप क्या करिए, अपने में भी काउंट कीजिए कि आप 1 मिनट में कितने बार ब्रीथ कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर है आपका फिशेस का, वो कितने बार मुँह खोलती बंद करती है बेटा, 1 मिनट में कितने बार ब्रीथ करती है, वो 50 आपकी जो फिश है वो 1 मिनट में 80 to 100 टाइम्स। ठीक है, यानी कि रेट ऑफ ब्रीथिंग क्या है यहाँ पे 80 to 100 टाइम्स है, जबकि आप में क्या होता है 1 मिनट में आप कितना कर लेते हैं 15 to 20 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे ब्रीथिंग कितना करते हैं आप 15 to 20 टाइम्स। आप यहाँ पे क्यों करते हैं, आप धीरे धीरे ब्रीथ करते हैं, क्योंकि आपको क्या है ऑक्सीजन ज़्यादा मिल रही है। क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा क्यों मिल रही है, क्योंकि जो इन्वायरमेंट में है ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, जबकि आपकी जो पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन है वो बहुत कम अमाउंट में होती है। इसलिए फिशेस क्या करती हैं, जल्दी जल्दी ब्रीथिंग करती हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आपकी इन्वायरमेंट में जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो कितनी है 209 मिलीलीटर पर ml पर लीटर है। 1 लीटर में 209 ml होती है, और जबकि आपके वाटर में कितनी है बेटा 5.3 ml पर लीटर, यानी कि 1 लीटर पानी में कितनी होगी 5.3 ml ही ऑक्सीजन यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग धीरे धीरे सांस लेते हैं 15 to 20 टाइम्स 1 मिनट में, और जबकि फिशेस क्या होती हैं 80 to 100 टाइम्स क्या करती है, ब्रीथिंग करती है। रेट ऑफ ब्रीथिंग क्या है यहाँ पे 80 to 100 टाइम्स। तो ये थी एक्टिविटी 5.6। अब आगे पढ़ते हैं। Since the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in the air, the rate of breathing in aquatic organisms is much faster than that seen in terrestrial organism। यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि जो आपका amount of dissolved oxygen है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। आपके ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत कम होता है डिजोल्व वाटर में, यानी कि वाटर में जितनी भी डिजोल्व ऑक्सीजन होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू द एनवायरमेंटल ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसीलिए जो ब्रीथिंग रेट होता है एक्वेटिक एनी ऑर्गेनिजम्स का वो कैसा होता है, फास्टर होता है, जबकि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म से टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स का क्या होता है, कम होता है। मैंने आपको अभी जस्ट एक्टिविटी में ये चीज़ बताई थी कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जो ब्रीथिंग रेट होता है वो 15 to 20 टाइम्स होता है, जबकि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनका ब्रीथिंग रेट क्या होता है, फास्टर होता है 80 to 100 times. Fishes take in water through their mouth and force it past the gills where the dissolved oxygen is take up बाय ब्लड। यानी कि वही बात फिर से बता रही है एनसीईआरटी जो मैंने अभी आपको बताई कि फिशेस क्या करती हैं, आप पानी को लेती हैं अपने माउथ से और फोर्सली उसको क्या करती हैं, गिल्स पे तक भेजती हैं। यहाँ पे जितनी भी डिजोल्व ऑक्सीजन होती है वाटर में वो क्या कर लेती है, टेकन अप हो जाती है आप फिशेस के ब्लड के थ्रू। ठीक है, सो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स यूज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन। यानी कि जो आपके टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है उसका यूज़ करते हैं आपके रेस्पिरेशन के लिए। दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय डिफरेंट ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल। यानी कि ये ऑक्सीजन एब्जॉर्ब की जाती है डिफरेंट ऑर्गन्स के थ्रू डिफरेंट एनिमल्स में। All these organs have a structure that increases the surface area which is in contact with the oxygen rich atmosphere। यानी कि ये सारे के सारे जो organs हैं उनके पास उनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या करता है, सरफेस को इंक्रीज कर देता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है ताकि ये क्या करे, ऑक्सीजन रिच जो एटमॉस्फेयर है उससे
ज़्यादा कांटेक्ट में रहे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को ले सके। सिंस द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ टू टेक प्लेस अक्रॉस द सरफेस, दिस सरफेस इज़ वेरी फाइन एंड डेलिकेट। यानी कि वो जहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन होता है आपका, और कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है जहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ का जो सरफेस है वो क्या होता है, फाइन होता है और डेलिकेटेड होता है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस इट इज़ यूजुअली प्लेस्ड within the body, so there have to passage that will take air to the area। यानी कि यहाँ पे क्या है, जो आपका जो प्रोटेक्टेड यहाँ पे जो सरफेस है जहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो प्रोटेक्टेड सरफेस होता है और वो बॉडी के अंदर ही प्लेस्ड होता है, ताकि यहाँ पे क्या हो सके, एयर का जो एरिया है वो अच्छे से, वो पैसेज अच्छे से वर्क कर सके। इन एडिशन देयर इज अ मैकेनिज्म फॉर मूविंग द एयर इन एंड आउट ऑफ दिस एरिया वेयर द ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब। यहाँ पे क्या होता है, एक ऐसा मैकेनिज्म मूव कर रहा होता है, एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जहाँ पे एयर क्या करेगी, मूव करेगी अंदर और बाहर उस एरिया में, और ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, वहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएगी। इन ह्यूमन बीइंग 5.9 एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नोस्ट्रिल्स। यानी कि ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, आपकी जो एयर होती है वो कहाँ से ली जाती है बेटा, नोस्ट्रिल्स के थ्रू ली जाती है। द एयर पासिंग थ्रू द नोस्ट्रिल इज फिल्टर्ड बाय द फाइन हेयर दैट लाइन द पैसेज। यानी कि जो एयर है वो कहाँ से, नोस्ट्रिल से आपकी पास होगी, और वहाँ पे फिल्ट्रेशन भी होगा इस एयर का, क्योंकि वहाँ पे क्या होते हैं, नोस्ट्रिल्स में हेयर्स होते हैं जो क्या करते हैं, आपके इस पैसेज में जो भी आपकी एयर जा रही है उस पैसेज से जितनी भी गंदगी है, जो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो वहीं पे क्या हो जाए, स्टिक हो जाए, फंस जाए। द पैसेज इज ऑल्सो लाइंड विद म्यूकस विच हेल्प इन दिस प्रोसेस। और साथ ही साथ यहाँ पे म्यूकस भी होता है। यानी कि ये म्यूकस क्यों होता है, ताकि यहाँ पे जो भी आपके डस्ट पार्टिकल्स हैं या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी घुस जाते हैं तो वो क्या हो जाए, ट्रैप हो जाए इस म्यूकस में। ठीक है, फ्रॉम हेयर द air passes through the throat and into the lungs, rings of cartilage are present in the throat। यानी कि यहाँ पे क्या होती है, जैसे ही यहाँ से एयर पास होगी तो ये एयर पास हो जाएगी किस में, आपके थ्रोट में, थ्रोट से लंग्स में। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन दी थ्रोट। आपके थ्रोट में क्या होती हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होती हैं। दीज एंश्योर दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। ये इसलिए होती हैं ताकि जो एयर है वो उनमें कोलैप्स ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फिगर दे रखा है बेटा एक 5.9 ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आपकी देखो क्या होगा, यह आपका नेसल पैसेज है, यहाँ से क्या होगी, ऑक्सीजन जाएगी, एयर जाएगी, और ऑक्सीजन को आप ले रहे हैं तो यहाँ पे ये ट्रैकिया है। ठीक है, और लेरिंग्स जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट है। एयर सीधे यहाँ से नीचे को जाएगी और उसके बाद आपकी किस में चली जाएगी, आपके ब्रोंकीज में जाएगी। ठीक है, जो ब्रोंकी में जाएगी, ब्रोंकी के पास किसके बाद चले जाएगी, आपकी ब्रोंकियोल्स में चले जाएगी। और ब्रोंकियोल्स में क्या है, एल्वेलाइज है। एल्वेलाइज जो छोटी छोटी बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर है ना, सैक लाइक स्ट्रक्चर, उनको एल्वेलाई कहते हैं। तो ये एल्वेलाई में चले जाएगी और एल्वेलाई में ही क्या होता है, आपका जो आपकी एयर होती है वो एक्सचेंज होती है, यानी कि CO2 बाहर आ जाएगी और ऑक्सीजन क्या होगी, आपके बॉडी में, ब्लड में चली जाएगी। ठीक है, तो ये है ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, लंग्स, रिब्स। तो ये पूरा का पूरा आपका डायग्राम है 5.9। सो आगे पढ़ते हैं। Within the lungs, the passage divides into smaller and smaller tubes, which finally terminate in balloon-like structures। यानी कि यहाँ पे लंग्स में जैसे ही ये आपका क्या होता है, ट्रैकिया पहुँच जाता है पूरा का पूरा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे डिवाइड हो जाता है ये स्मॉलर ट्यूब्स में, जिसको हम ये ब्रोंकी में डिवाइड होता है। ट्रैकिया क्या हो जाता है, ब्रोंकी में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्रैकिया, और ये फिर क्या हो जाएगा, ब्रोंकी में डिवाइड होगा, ब्रोंकियोल्स में डिवाइड होंगे, और उसके बाद छोटे छोटे स्मॉलर आपके बलून लाइक स्ट्रक्चर्स में ये क्या हो जाएंगे, फाइनली डिवीजन हो जाएगा। यहाँ पे छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर बन जाएंगे, विच आर कॉल्ड एल्वेलाई, जिनको हम क्या कहते हैं, एल्वेलाई कहते हैं। सिंगुलर को एल्वेलस कहते हैं और प्लूरल को एल्वेलाई कहते हैं। द एल्वेलाई प्रोवाइड अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस। यानी कि एल्वेलाई ही एक ऐसी सरफेस है
जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स एज वी हैव सीन इन अर्लियर ईयर्स। व्हेन वी ब्रीथ इन वी लिफ्ट आवर रिब्स एंड फ्लैटन आवर डायफ्राम। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, जो एल्वियोलाई की जो वॉल्स होती हैं वो क्या करती हैं, एक्सटेंसिव नेटवर्क उसमें मिलता है आपका ब्लड वेसल्स का, उसमें पूरा का पूरा ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है। तो जैसे ही हमने ये भी चीज़ हमने देखी है पहले से, बहुत सालों से देखी है कि हम जैसे ही ब्रीथ को इन करते हैं तो हमारी रिब्स क्या हो जाती हैं, बाहर को निकल जाती हैं, और जो डायफ्राम हो जाता है वो नीचे को चला जाता है और फ्लैट हो जाता है, ठीक है। एंड द चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर एज अ रिजल्ट। और क्या हो जाता है, जैसे ही हम ब्रीथ इन कर रहे हैं, देखो सांस लीजिए, ऊपर को खींचिए, तो क्या होगा, आपकी जो चेस्ट होगी, चेस्ट कैविटी क्या होगी, वो फूल जाएगी, ठीक है, और डायफ्राम नीचे को चला जाएगा और स्ट्रेट वे में आ जाएगा। Because of this, air is sucked into the lungs and fills the expanded alveoli। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, जब जैसे ही हम क्या करते हैं, एयर को इनटेक करते हैं, इनहेल करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे लंग्स फूल जाते हैं और यहाँ पे जो एल्वेलाई होती हैं वो उनमें क्या हो जाती है, एयर फिल्ड हो जाती है, ठीक है, भर जाती है। द blood brings carbon dioxide from the rest of the body for release into the alveoli, and the oxygen in the alveolar air is taken up by blood in the alveolar blood vessels to be transported to all the cells in the body। यानी कि जो ब्लड हमारा क्या हो रहा है, जो CO2 डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो हमारा ब्लड कहाँ है, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उसके थ्रू वहाँ पे आ रहा है। तो पूरी की पूरी जितना भी CO2 आपका बॉडी में था वो सारी की सारी ब्लड वेसल्स कहाँ लाएंगी, एल्वेलाई के पास लाएंगी और वहाँ पे रिलीज कर देंगे, एल्वेलाई को दे देंगी, और एल्वेलाई से जितना भी ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगा, ब्लड में आ जाएगा, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा ब्लड में जैसे ही ऑक्सीजन आया तो अब ये एल्वेलर ब्लड वेसल्स क्या करेंगे, पूरी की पूरी बॉडी में इसको, पूरी की पूरी बॉडी की सेल्स में क्या करेंगी, ट्रांसपोर्टेड कर देंगी। यानी कि पूरा का जो ऑक्सीजन हमने एल्वेलाई से लिया था अब वो क्या होगा, ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारी पूरी की बॉडी सेल्स में ट्रांसपोर्टेड हो जाएंगी, चली जाएंगी। ड्यूरिंग द ब्रीथिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट, द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर सो दैट therein is sufficient time for oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released। यानी कि जब हम ब्रीथिंग साइकिल को पूरा का पूरा एक साइकिल करते हैं, सांस अंदर खींचते हैं और फिर बाहर निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि हम एयर को ले रहे हैं अंदर और बाहर कर रहे हैं, और उस टाइम पे लंग्स क्या करते हैं, आपका एक रेजिडुअल वॉल्यूम को यहाँ पे फॉलो करते हैं, पूरा का पूरा बनाते हैं, जिसमें एयर क्या होती है, अंदर आती है एक सफिशिएंट टाइम के लिए, और ऑक्सीजन अंदर सफिशिएंट टाइम के लिए एब्जॉर्ब की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी जाती है, ठीक है। When the body size of animals is large, the diffusion pressure alone cannot take care of oxygen delivery to all parts of the body। यानी कि क्या होता है बेटा, जब एनिमल्स की बॉडी का साइज क्या होगा, लार्ज हो जाएगा, यानी कि बड़ा होता है, तो जो डिफ्यूजन प्रेशर है वो अकेले काम नहीं कर पाता है ऑक्सीजन की डिलीवरी को करने में पूरे बॉडी पार्ट्स तक, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे एनिमल्स की बॉडी का साइज क्या होगा, बड़ा बड़ा होने लगेगा, लार्ज होने लगेगा, तो वैसे वैसे यहाँ पे क्या होगा, जो डिफ्यूजन प्रेशर है वो अकेले वर्क नहीं कर पाता किसमें, ऑक्सीजन की डिलीवरी में पूरी बॉडी के पार्ट तक, ठीक है। तो इंस्टेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स एंड कैरी इट टू टिश्यूज विच आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन बिफोर रिलीजिंग इट। यानी कि यहाँ पे फिर कौन काम करेगा, इसकी जगह पे क्या होता है कि जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं वो ऑक्सीजन को टेकअप करते हैं, कहाँ से, आपकी लंग्स में जो एयर है उसमें से ऑक्सीजन को टेकअप करते हैं और उन टिश्यूज तक पहुँचाने का काम करते हैं जहाँ पे कि ऑक्सीजन की क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी। इन ह्यूमन बींग्स द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन विच हैज़ अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। यानी कि ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो हीमोग्लोबिन होता है, जिसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। द पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कॉर्पसल्स। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर soluble in water than oxygen is and hence is mostly transported in the dissolved form in our blood। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, जो पिगमेंट है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, आपका आरबीसीज में होता है बेटा, रेड ब्लड कॉर्पसल्स में होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है, बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है आपकी ऑक्सीजन के कंपेयरिंग में। इसीलिए जो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे ब्लड में कैसे ट्रांसपोर्टेड होता है, डिजॉल्व फॉर्म में होता है, ठीक है।
यहाँ पे 2 पॉइंट्स और दे रखे हैं बेटा आपको। मोर टू नो, यूजिंग टोबैको डायरेक्टली और एनी प्रोडक्ट ऑफ टोबैको इन द फॉर्म ऑफ सिगार, सिगरेट्स, बीडीज, हुक्का, गुटखा एटसेट्रा इज़ हार्मफुल। यानी कि आप जब भी टोबैको का यूज़ करते हैं ये सारी चीज़ें बहुत हार्मफुल होती हैं हमारे लिए, जैसे कि बहुत सारी सिगार्स, सिगरेट्स वगैरह दे रखी हैं इसमें। यूज़ ऑफ टोबैको मोस्ट कॉमनली अफेक्ट द टंग, लंग्स, हार्ट एंड लीवर। यानी कि जो टोबैको होता है वो किसको अफेक्ट करता है? टंग को करता है, लंग्स को करता है, हार्ट को करता है, लिवर को करता है। स्मोकलेस टोबैको इज ऑल्सो अ मेजर रिस्क फैक्टर ऑफ हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स और पल्मोनरी डिजीज एंड सेवरल फॉर्म्स ऑफ कैंसर। जो आपका स्मोकलेस टोबैको होता है वो भी बहुत ज़्यादा मेजर रिस्क फैक्टर्स देता है, यानी कि हार्ट अटैक में, स्ट्रोक्स में, पल्मोनरी डिजीज़ में और सेवरल फॉर्म ऑफ कैंसर्स में। There is a high incidence of oral cancer in India due to the chewing of tobacco in the form of गुटखा। Stay healthy, just say no to tobacco and its product। यानी कि आपका जो बहुत सारे ऐसे ओरल कैंसर्स हैं जो मुंह के कैंसर होते हैं वो इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं, जो किसके कारण होते हैं? च्यूइंग और टोबैको के कारण होते हैं, यानी कि जो गुटखा खाया जाता है। इसलिए आप अगर हेल्थी रहना चाहते हैं तो टोबैको को क्या कहिए? नो। एक पॉइंट और है, डू यू नो स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। आपको पता ही है कि स्मोकिंग क्या होती है, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। ये अक्सर आपके जितने भी सिगरेट्स के बॉक्सेस होते हैं उसमें लिखा रहता है, या जितनी भी जो भी गुटखा एंड ऑल पैकेट्स होते हैं उसमें लिखा रहता है स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ या च्यूइंग टोबैको इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। लंग कैंसर इज़ वन ऑफ द कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड। यानी कि लंग कैंसर क्या है? कॉमन कॉजेज है जो डेथ का हमारे वर्ल्ड में हो रहा है। द अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज प्रोवाइडेड विद अ स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया। यानी कि जो अपर पार्ट रेस्पिरेटरी का हमारा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का है, वो प्रोवाइडेड होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर से। दी सीलिया हेल्प्स टू रिमूव जर्म्स, डस्ट एंड अदर हार्मफुल पार्टिकल्स फ्रॉम इनहेल्ड एयर। यानी कि ये सीलिया क्या वर्क करते हैं? आपके जितने भी जर्म्स होते हैं, आपकी एयर में डस्ट होता है, ये सारे हार्मफुल पार्टिकल्स को क्या करते हैं? एयर इनहेलिंग में मदद करते हैं कि ये बाहर ही रहें, हमारे अंदर एयर के थ्रू ना आए। तो स्मोकिंग डिस्ट्रॉय दीज हेयर ड्यू टू विच जर्म्स, डस्ट, स्मोक एंड एयर हार्मफुल केमिकल्स एंटर लंग्स एंड कॉज इन्फेक्शन इनफ एंड इवन लंग कैंसर। यानी कि ये जो हेयर्स हैं वो स्मोकिंग करने से क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसके कारण कि जो जर्म्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, स्मोकिंग के थ्रू स्मोक है जो, और हमारे ये अदर हार्मफुल केमिकल्स हैं वो एंटर करते हैं सीधे के सीधे लंग्स में, और जिसके कारण ये क्या कॉज करता है? इन्फेक्शन कॉज करता है और कफिंग कॉज करता है और इवन लंग कैंसर भी कॉज करता है। तो ये था बेटा आज का चैप्टर, आज का टॉपिक। नए टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं, नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।